हा ओके आता येतोय हा NSS चा नवीन अर्थ लावलाय नॉन सेन्स स्टुडंट्स वा येस गुड मॉर्निंग एवरीवन चला करायचं मग शुरू चलो लेट्स स्टार्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन तो दिया था मैंने आपको ठीक है ठीक है चलो क्वेश्चन ऐसा है कैलकुलेट द एंथैल्पी change for the reaction. Calculate the enthalpy change for the reaction. Fe2O3 plus 3 moles of carbon monoxide gives 2 Fe plus 3 CO. From following data. ठीक है आपको नीचे डेटा गिवन है उससे आपको बताना जिसमें आपको दिया है 2 Fe plus 3/2O2 अब ये दो कॉमन क्वेश्चन है मतलब ऐसे कुछ नहीं कि कंबशन से सॉल्व करो ये फॉर्मेशन से सॉल्व करो या कंबशन से दोनों एंथैल्पी निकालनी है ना तो आपको जैसे लगता है वैसे निकाल सकते हो ठीक है Fe2O3 यहाँ से डेल्टा का आपको दिया है -177.1 किलो कैलोरी उसके बाद आप लोगों को कार्बन प्लस हाफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड इसका जो डेल्टा दिया है वो है -32.8 किलो कैलोरी और आप लोगों को कार्बन प्लस ऑक्सीजन इससे बना जो CO2 है इससे डेल्टा एच आपको दिया है -94.3 ठीक है चलो करो ऐसे कुछ नहीं कंबशन से सॉल्व करना है ना दोनों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोनों में से है ना आप कर सकते हो ठीक है अभी ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि मेरे ख्याल से आपको Fe2O3 से प्लस CO से Fe और CO2 बना है तो सिंपल सी बात है आप लोगों को Fe2O3 का फॉर्मेशन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया है तो कंबशन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं सिंपल फॉर्मेशन से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन ठीक है क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो सब इधर दिए उनके फॉर्मेशन दिए जो भी आपके रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन आपको दिए इसलिए आप सिंपली enthalpy of summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of formation of reactant का यूज कर सकते हैं ठीक है चलो बोलो जल्दी यस योगिनी खुद ये नाउ यू कैन आई योगिनी परफेक्ट ठीक है so it is -7.4 yes very good ऋषिकेश विभूति बरोबर है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में ठीक है और तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोगों को ये रिएक्टेंट है आप लोगों पे और ये आप लोगों की प्रोडक्ट है ठीक है Fe का आपको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है क्योंकि वो उसके फ्री स्टेट में ठीक है तो यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि enthalpy of reaction is equal to summation of enthalpy of formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactant ठीक है अभी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं दी इसलिए मैं स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं लिखा लेकिन वो स्टैंडर्ड स्टेट में है ठीक है ऐसे मान के चलो उसको तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट में क्या आएगा इसका तो 0 आएगा है ना twice enthalpy of formation of EFC plus twice enthalpy of formation of carbon dioxide ठीक है minus enthalpy of formation of Fe2O3 plus twice enthalpy of formation of carbon monoxide ठीक है सिंपल सी बात है Fe का तो 0 है 0 plus 3 into कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -94.3 है सिंपल सी बात है
यहाँ पे Fe2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -177.1 प्लस थ्राइस इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज -32.8। तो सिंपली आपको एडिशन वगैरह ही करनी है। क्या आएगा आंसर? यस, फाइनल आंसर विल बी -7.4 किलो कैलोरी। ओके, क्लियर एवरीवन? Everyone, it's very simple question. It is very, very simple. खूप सोपा प्रश्न आहे. फक्त तुम्हाला ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन आली पाहिजे, बाकी काही येण्याची काही गरज नाहीये. कुठल्याही प्रकारचा वेगळा प्रश्न नाही. अतिशय सोपा प्रश्न, अतिशय सोपा प्रश्न. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेरी 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 सिंपल. ओके, कळालं का रे? हा हा पहिला क्वेश्चन आहे. बरोबर, कसं बरोबर ओळखलं? एकदम बरोबर ओळखलं. ठीक आहे. चला पुढे. Next, the molar heats of combustion, the molar heats of combustion of C2H2 gas, carbon, graphite, and H2 gas are 10.62 kilocalorie per mole, 94.05 kilocalorie per mole, and 68.32 kilocalorie per mole respectively. Calculate heat of formation of C2H2 gas. चलो करो जल्दी. उदयराजे, हो उदयराजे. चलो बोलो जल्दी.
ओके, आता तुम्ही प्रत्येक जण एक चूक करणार आहे प्रश्नामध्ये, मला माहिती, त्याच्यासाठी हा प्रश्न दिला, बाकी प्रश्न खूप सोपा आहे. सवाल बहुत इजी है. आपको क्या करना है, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और C2H2 का हीट ऑफ कंबशन दिया है, मतलब आपको फॉर्मेशन ऑफ C2H2 निकालना है, बराबर. यानी आप लोगों को हाँ, अथर्व कानी, यस, सही, एकदम बराबर. ये वाला सवाल बहुत इजी है, सिर्फ ये सवाल एक चीज समझने के लिए दिया है, यानी आप जो गलती कर सकते हो एग्जाम में उसके लिए दिया है. अरे H2 चं एंथॅल्पी ऑफ कंबशन 0 कसं येईल रे, फॉर्मेशन 0 असते बेटा. अरे तुम्हाला रिएक्शनची एंथॅल्पी कॅल्क्युलेट करायची आहे, तुम्हाला फॉर्मेशन दिले का कंबशन दिले ते बघा ना. हाँ सही है, यस श्रीराम, इसीलिए तो सवाल दिया है. योगिनी तुझा हे चुकलं का, पॉइंट चुकला वाटतं, आन्सर मध्ये एक पॉइंट चुकला तुला. रिएक्शनला उलटे पुलटे नका करू रे, रिएक्शनला उलटे पुलटे करायची काय गरज आहे तुम्हाला, त्याची काय गरज नाही तुम्हाला. हा योगिनी बरोबर आहे, हा सही आहे. रिएक्शनला उलट वगैरे करायची गरज नाही, जसं आहे तसं लिहा, फक्त तुम्हाला काय दिले, कंबशन दिले. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि आप लोगों को क्वेश्चन में सारी एंथैल्पी ऑफ कंबशन पॉजिटिव दी है, लेकिन आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशंस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी आप लोगों को भला ही क्वेश्चन में आप लोगों को पॉजिटिव में वैल्यू दी है, लेकिन आपको लेते वक्त उसको निगेटिव में लेनी. निगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बाकी मॅग्निट्यूड थोडी चेंज होत आहे, वो बात ध्यान में. फक्त हे कोणत्या वेळेस लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस तुम्हाला कंबशन देतील त्यावेळेसच लक्षात ठेवा, बाकी कोणत्या वेळेस नाही लक्षात ठेवायचं. बाकी कुठल्याच केसमध्ये लक्षात नका ठेवू, फक्त कंबशनच्या प्रोसेस मध्ये लक्षात ठेवा. निगेटिव्ह दिलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे, पण निगेटिव्ह नसेल दिला, पॉझिटिव्ह दिला असेल तर तुम्हाला त्याला निगेटिव्हच घ्यावं लागेल, कारण एंथैल्पी ऑफ कंबशन हा एक्सोथर्मिक. मी फक्त जेवढे एक्झाम्पल सांगितले तेवढे सोड, ठीक है. यानी मुझे ये सारी वैल्यू ऑब्वियसली निगेटिव में लेनी, यानी मुझे वैल्यू पॉजिटिव में देने के बाद मुझे इसको निगेटिव में ही लेना पड़ेगा, इसको भी निगेटिव में लेना पड़ेगा, इसको भी निगेटिव में लेना पड़ेगा, इसको भी मुझे निगेटिव में लेना पड़ेगा, इसको, है ना. तो यानी now enthalpy of reaction from enthalpy of combustion, summation of enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product. सिंपल है. अभी रिएक्टेंट में कौन है, कार्बन है, सो 2 into enthalpy of combustion of carbon plus enthalpy of combustion of hydrogen minus enthalpy of combustion, है ना, of C2H2, और बाकी सब इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन है ना. करो, बोलो बोलो ना, क्या है कार्बन का, क्या है कंबशन, कार्बन का कितना है, 2 नंबर का है ना, मतलब -94.05 प्लस H2 का -68.32 एंड माइनस इसका आपको दिया है -10.62. सिंपल सी बात है. हाँ सॉरी, इधर इसको, अरे इधर करेक्शन है थोड़ा, सॉरी, -310 है. अरे फिर इनका आंसर कैसे है, -310, सॉरी, मतलब आपने आंसर सही बताया होगा उस तरीके से.
अच्छा, अथर्व म्हणतोय सर मी हे सॉल्व केलं होतं रात्री. हे प्रणीत सुस्ते. अभी करो करेक्शन इसमें. वो -10 नहीं, -3, मतलब 310 था वो. यस, सो फाइनल आंसर इज -54.2 किलो कैलोरी पर मोल. अभी सही है. प्लस आता है. हाँ ठीक है. ओके. आता है, वो आता है. सही है वो. हाँ सही है, सही है. यस, गुड, व्हेरी गुड. चलो पढ़ना है आगे. भाई लक्षात आलं ना तुम्हाला? हा ठीक आहे. फक्त मी तुम्हाला 2 केसेस सांगितले आहे. कुठल्या रे? त्या निगेटिव्ह नाही घ्यायच्या, त्या पॉझिटिव्ह घ्यायच्या. बाकी सगळ्या एक्झाम्पल कॉम्बिनेशन निगेटिव्ह घ्यायच्या. कोणकोणत्या सांगितलेलं परत एकदा सांगतो. कोणत्या 2 केसेस आहेत त्या? हे बघा, पहिली केस तुम्हाला मी सांगितली होती N2 प्लस O2 च्या कंबशनची, जी येलो बनवते है ना. एक बरोबर तुम्हाला असा प्रश्न नाही पडला का सर रिएक्शन का एंडोथर्मिक आहे, ये एक्सोथर्मिक का नहीं? दिस इज एंडोथर्मिक. एक्चुअली कंबशन रिएक्शन है तो वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन ये ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अच्छा, आपके मन में अगर सवाल नहीं आया तो मैं बोल देता हूँ. व्हाई इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो उसका रीजन ऐसा है, मुझे बोलो. ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करेगा. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्या? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना. अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन का 0 है. ऑक्सीजन का 0 है और ऑक्सीजन कितने में जा रहा है यहाँ पे? आपको एनओ में नाइट्रोजन का ये निकालो ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना. एनओ में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. एक बरोबर, +2. कारण हा -2 आहे म्हटलं, हा +2 येणार ना, सोपं येणार आहे. ऑक्सिजन -2 आहे ना तिथे. आता मला एक सांगा बाळांनो, मला एक सांगायचंय, नाइट्रोजन 0चा +2 मध्ये जातो, बरोबर, आणि ऑक्सिजन 0चा -2 मध्ये जातो. मला एक सांगा, है ना. हा, एक तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे, याच्यामध्ये की नाइट्रोजनची बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉंग है. याची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर 2. सही है. तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन के साथ ये इजीली कंबस्ट होगा क्या? नहीं होगा. यानी यहाँ पे वहां से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वहां पे एनर्जी उसको लगेगी ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल है. सही है क्या? नाइट्रोजन स्टेबल है ना, उसको वो इजीली थोड़ी टूटेगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, है ना. मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ. या एक सिंपल सी बात है भाई कि और भी हम दे सकते कि नाइट्रोजन 0 से +2 में जा रहा है. नाइट्रोजन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है क्या उतना?
नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है उतना, इट्स नॉट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है वो, तो स्टेबल से थोड़ा अनस्टेबल में जा रहा है। चलो मान लो वो +5 में गया या +3 में गया, तो उस वक्त वो थोड़ा स्टेबल हो, है ना। यानी अगर कोई एलिमेंट स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है, इफ एनी एलिमेंट goes from stable to unstable state, then energy requires, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है वहां पे जाने की, क्योंकि वो इजीली नहीं जाता ना। स्टेबल मधुन अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है तो भाई वहां पे तो एनर्जी लगेगी। समझ में आया क्या, क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, दूसरी बात है और एक O2 + F2, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें OF2 बनता है, ठीक है, हाफ O2, ये भी एक आप लोगों का एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी मैंने आपको सीखा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो मुझे बोलो अभी कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कैसे होगा, व्हाट डू थिंक, आपको क्या लगता है ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे क्या। आपको पता है क्या, आपको पता है ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपका जो हाँ, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है आप लोगों को वो कितना आएगा, -1.7, नहीं कैसे, देखो ऑक्सीजन 0 में, तो फ्लोरीन भी 0 में, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना। ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का तो -2 में। क्यों, ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और इसका खुद का कम होगा। ध्यान में रखना, ऑक्सीजन OF2 में हमने पढ़ा है ना, कि ऑक्सी यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, है ना, सही है ना। देखो सोचो जरा, हाँ बरोबर ना, मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कहां पे जाना चाहेगा, फ्लोरीन -1 में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, फ्लोरीन -1 में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, हाँ चाहेगा, लेकिन ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है और फ्लोरीन को +1 में भेज रहा है, तो ये स्टेबल से कहां जा रहा है, ये स्टेबल से फ्लोरीन अनस्टेबल में जा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन चाहता है -1, लेकिन बन गया +1। यानी जब भी कोई सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल में जाती है तो वो एनर्जी को उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टेबल में जब कोई सिस्टम जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया सर, क्या आप लोगों को आइडिया क्लियर, एखादी सिस्टीम ज्यावेळेस अनस्टेबल कडून स्टेबल कडे जाईल म्हणजे ती एनर्जी लूज करेल, पण एखादी सिस्टम स्टेबल आणि तिला अनस्टेबल कडे जाते, यार ऑब्वियसली सिंपल सी गोष्ट आहे ना, क्या तिथे तो फ्लोरीन का ये एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन का ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है, नहीं तो फ्लोरीन हर जगह
-1 ही होता है। एक्सेप्शनल पॉइंट बोला था मैंने, हाँ एक्सेप्शनल पॉइंट, OF2 में भी फ्लोरीन के ऊपर +1 है, O2F2 में भी फ्लोरीन के ऊपर +1 है ना। ये ऐसे दो केसेस है जिसमें फ्लोरीन +1 है, नहीं तो फ्लोरीन कभी भी +1 में नहीं रहता है, वो हमेशा -1 में ही रहता है। ठीक है, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि वो मैंने सिखाया था, ठीक है। आप लिख भी सकते हो वहां पे पॉइंट, सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल स्टेट, देयरफॉर दैट दीस टू प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप लिख लो वहां पे, मैंने नहीं लिख के दिया फिर भी आप लिखो वहां पे। इफ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल then it is endothermic, then that process will be endothermic process. Okay, चलो बढ़ना है आगे। ठीक है, नाउ इसी में पॉइंट है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू म्हणजे काय रे? एखादं फ्युएल किंवा फूडचं असतं ना प्रत्येकामध्ये, इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी कैलोरी है, सही है ना। मान लो आपको होता है ना कि भाई ये पिज्जा है, पिज्जा में होता है मैक कौन सा है वो, मैकडोनाल्ड के इसमें अगर जाएंगे आप तो उसमें होता है कि इसमें क्या क्या है, इसमें इसकी कैलोरी इतनी है, उसकी कैलोरी इतनी है ना। हाँ, पाकिटावर लिहिलेलं असतं बघा, याच्यामध्ये एवढं कंटेंट आहे, हे कंटेंट आहे, त्याच्यामध्ये याची एवढी कॅलरी म्हणजे प्रत्येक फूडची एक पर्टिक्युलर कैलोरी प्रोवाइड करतं, एनर्जी प्रोवाइड करता फूड, बरोबर है ना। उसी तरीके से फ्यूल भी गाड़ी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। मॅकडोनाल्ड मध्ये पिझ्झा नाही भेटत, हा बर्गर भेटतं, बरोबर आहे। ते याच्या समोरच आहे ना, कुठलं आपल्या एअरपोर्ट समोरच तिथं गेलेलं दिसतंय पर्यंत, हाँ एयरपोर्ट। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है ना। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कैलोरी, है ना, कैलोरी या द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फूड और फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरी है ना, कैलोरीफिक है ना, कैलोरी, हाँ प्रोजन मॉल मध्ये पण आहे, हो बरोबर आहे, काय हुशार आहे पूरे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फूड और फ्यूल, ठीक है। और कितना, एक मोल सब्सटेंस कितना प्रोवाइड करता है ना, the amount of energy provided by 1 mole, है ना, वो इंपॉर्टेंट, एक मोल कितना प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन वरना आपण काढू शकतो, ठीक है। चलो वेरी गुड, यानी यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मॉड मतलब वैल्यू आपको पॉजिटिव में दी, मॉड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब 1 मोल। So this is the formula you can use for the calorific value, that is mod of enthalpy of combustion divided by
मॉलिक्युलर वेट. म्हणजे कॅलोरीफिक व्हॅल्यू ही नेहमी कशात घेणार आपण? पॉझिटिव्ह असते ना. कधी निगेटिव्ह मध्ये बघितलं का? त्याच्यामध्ये एखादा फूड निगेटिव्ह मध्ये एनर्जी प्रोव्हाइड करतं बघितलंय का? काय पण एखादा फूड निगेटिव्ह मध्ये एनर्जी प्रोव्हाइड करतं बघितलंय का? नाही बघितलं. ठीक आहे. आणि असं याला तुम्ही फ्युएल इफिशियन्सी सुद्धा म्हणू शकता बरं का. हे असं काही नाही तुम्ही याला फक्त कॅलोरीफिक व्हॅल्यूज म्हणणार, तुम्ही याला फ्युएल इफिशियन्सी सुद्धा म्हणू शकता. आणि इथं पण लिहू शकता कॅलोरीफिक व्हॅल्यू ऑफ फ्युएल इफिशियन्सी, फूड इफिशियंसी, फ्यूल इफिशियंसी, बोल सकते हैं. हाँ, ये फिजिक्स में हुआ था क्या आप लोगों को? ये होगा आपको फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला? अच्छा, होता का? मग काय शिकवायला सांगायचं ना झालेलं आहे म्हणून. सांगायला काय आलं पुढे गेलो. कधी तुम्हाला शिकायचं. क्वेश्चन घ्या महत्वाचे. क्वेश्चन आहे कॅल्क्युलेट फ्यूल इफिशियंसी इन किलो जूल पर ग्रॅम. ठीक आहे. ऑफ C4H10 म्हणजे ब्युटेन एंड ब्युटेन. आणि तुम्हाला त्याच्यासाठी ती हीट ऑफ फॉर्मेशन दिलेली आहे. तुम्हाला त्याच्यासाठी हीट ऑफ फॉर्मेशन दिली of C4H10, CO2 and H2O liquid are -126, -394 and -286 kilojoule per mole respectively. चल सांगा. Calculate fuel efficiency in kilojoule per gram of C4H10. है ना? The heat of formation of C4H10, CO2 and H2O liquid are. तर तुम्हाला माहिती आहे आता फ्युएल इफिशियन्सी काढायची तर कंबशन रिएक्शन निघते, म्हणून तुम्हाला याची कंबशनची रिएक्शन लिहून घ्यावी लागते. C4H10 ची कंबशन रिएक्शन लिहावी. बॅलन्स करायला कसं करतोय आपण? कंबशन रिएक्शनला आठवतंय का? CX plus HY, CXHY है ना, X plus Y/4 O2 gives XCO2 plus Y/2 H2. बरोबर काय? असंच करतो ना. हा बरोबर आहे पार्थ. बरोबर आहे ना? यस, सही है. जयेश महाजन, यस, वेरी गुड. शुरंग, यस, सही है. बात कुटे बराबर है. वेरी गुड, वाह, जबरदस्त, क्या बात, सही जा रहे हो. चलो इससे रिएक्शन क्या आएगा आपका? देखो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये x plus y/4 कितना है?
है ना। x CO2 है मतलब यहाँ पे 4 CO2 तो लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात। और y/2 मतलब 5H2, ठीक है, बात खत्म। बचे ये, सो 4 + 10/4 कितना आता है ये? 13/2 इनका 13/2, ठीक है। सो दिस विल बी योर 13/2, खत्म, झाले रिएक्शन बैलेंस। चलो, अभी आप लोगों को इंफॉर्मेशन कौन सा दिया? आपको इंफॉर्मेशन दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो इस C4H10 के कंबशन की एंथैल्पी है? यानी आपको कंबशन की एंथैल्पी तो नहीं दी है, फॉर्मेशन दिया, तो मैं वही दे सकता हूं, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट, ठीक है। कंबशन ऑफ C4H10 का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और वो किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंबशन का डाटा नहीं है, ठीक है, फॉर्मेशन का डाटा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और किसका कंबशन है? C4H10 का कंबशन। तो मेरे लिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन है? 4CO, सो 4 into CO2 का कितना है? C4H10 CO2 दो नंबर में, यानी ये -39.4 आएगा, प्लस 5H2 है, सो 5 into H2O का आपका गिवन है -286, ये किलोजूल पर मोल है सर, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट में कौन है? इसका तो जीरो आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका जीरो है, ठीक है, बराबर ना, इसका जीरो है। C4H10 का कितना दिया है? एक नंबर पे है -126। चलो बोलो मुझे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना आ रहा है? C4H10 कितना आ रहा है? हाँ, बराबर -2880, लेकिन ये किस में आएगा? ये आएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नाउ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू किसमें पूछा है? किलो जूल पर ग्राम में पूछा है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर पर मोल पूछा होता तो आप लोगों का यही आंसर आता, लेकिन आपको पर कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल पर ग्राम पूछा है ना, पर मोल पूछा होता तो ये हमारा आंसर होता। समझ में आ रहा है? और अगर पर ग्राम पूछा मतलब मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब उस फॉर्मूला में हम पर मोल अगर किया, पर मोल किया तो हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेना पड़ता। हाँ, पर ग्राम अगर पूछा तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा -2880, और C4H10 की है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ C4H10 पूछा है, तो C4H10 मतलब 12 4 जा 48, 48 + 10 58, तो ये आपका आना चाहिए, इसका मॉड है ना, तो इसको हम प्लस में लेंगे, यानी मुझे सीधे यहाँ पे मैंने प्लस भी दिया तो भी चलता है इसको। ये आपका आ जाएगा 49.6 किलो जूल पर ग्राम। यस, हाँ 49.65, 49.65 सही है। वाह, जबरदस्त। या अच्छा क्वेश्चन था ना? हाँ, अच्छा ये फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन हुआ था क्या? क्योंकि उसी टाइप की बात है सब। तो आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से और एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हम कैसे रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हम कैसे कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो, बस उसका मान यानी उसको पॉजिटिव में ले लो, पर मोल पूछा है तो वही आएगा, और पर ग्राम पूछा है तो आपको डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है।
क्लियर? नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ आयोन, 3 नंबर का है ना, 2 हो गया। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, हे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन म्हणजे काय रे बाळांनो? सोपं आहे. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन म्हणजे काय? अतिशय सोपं आहे. सांगू शकता मला? कमेंट काही टाकू नका, तुम्ही विचार करा मला सांगा. क्या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब ये होगा दी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी. अभी मुझे बोला आयोनाइजेशन हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ये प्रोसेस कभी एक्सोथर्मिक होगा? एखाद्या कंपाऊंडचं आयन मध्ये तयार होतं, आयन्स होत आहेत. यस, दिस प्रोसेस नेवर बी एक्सोथर्मिक, है ना? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ, या द चेंज इन एंथैल्पी or the amount of energy absorbed during ionization of 1 mole electrolyte या substance, जो भी, that is called an ionization. For example, जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया, आपको पता है, तो ये ब्रेक होगा पानी में और ये बना देगा CH3CO-, ये एक्वस बन जाएगा और ये आपको होगा एक्वस. क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही ही हूं? ये एक्वस में करना. कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ब्रेक होगा आपके अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, तो इसका भी डेल्टा H पॉजिटिव ही रहेगा और इसका भी डेल्टा H पॉजिटिव ही रहेगा. तो ये दोनों के दोनों मैंने क्या दिए? मैंने वीक दिए. दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज वीक बेस. ठीक आहे. आता मला एक गोष्ट सांगा, वीक ऍसिड आणि वीक बेस यांना स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस पेक्षा एनर्जी कमी लागेल की जास्त लागेल तोडायला? नाही, आयसोलेटेड गॅस. वीक इलेक्ट्रोलाइटला आयोनाइज करायला एनर्जी कशी लागेल? अरे जास्त लागेल ना वेड्यांनो. कमी कमी कसं काय म्हणताय तुम्ही? अरे स्ट्रॉंगला कमी लागेल ना, स्ट्रॉंग लवकर तुटतात ना. अरे जे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ते लवकर तुटतात ना रे, असं काय करता रे? हाँ, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए ज्यादा एंथैल्पी का चेंज होगा, यानी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना? तो ध्यान में रखना, फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, हमेशा ध्यान में, फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस एंथैल्पी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना. एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज ऑलवेज बरोबर लिहिलं का मी? बरोबर लिहिलं का रे मी? स्टार करून महत्वाचा पॉइंट लिहा, अतिशय महत्वाचा आहे. फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस ऑलवेज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन विल बी ग्रेटर देन 0. ए ऑलवेज निगेटिव्ह नाही रे सुयश. कोणत्या पुस्तकात वाचले तू ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह? ओ भाई मारो, गलती से भी मत किया करो ऐसे. क्यों गलती से करते हो? कौन है ये लोग? हाँ, वो गलती से हो गया. ठीक है. अच्छा, मला एक सांगता का रे तुम्ही,
स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस साठी एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन किती घ्यायची आपण? काय वाटतं तुम्हाला? वीक ऍसिड मध्ये ऑब्वियसली तुटत नाही तो लवकर, त्याला जास्त एनर्जी लागते. येस माय डियर स्टुडंट्स, हमेशा 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 ध्यान रखना, फॉर स्ट्रॉन्ग and strong bases, enthalpy of ionization is equal to 0, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े सेपरेट ही होते लगेगी, लेकिन इट इज एज्यूम्ड टू बी 0. हाँ, एक्चुअली सही उसमें ये रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन ग्रेटर बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे बहुत नहीं, जैसे क्योंकि मुझे इसको ना कंपेयर करना है वीक एसिड वीक बेसिस में और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना? यानी इसका मतलब है आपने फॉर एग्जांपल HCl लिया तो ये इजीली टूट जाएगा, इजीली टूटता है, इसमें ज्यादा इसको है ना ताकत नहीं लगती. NaCl लिया आपने, पानी में भी इजीली डाल दिया तो ये Na प्लस H2S प्लस Cl माइनस H2, इसमें कुछ ज्यादा इसको एफर्ट्स नहीं लगते. सही है? हाँ, निग्लिजिबल टू 0 ऐसे पूछ सकते हो इसमें. ए पाठ करा माझ्या मागे म्हणा, for weak acids and weak bases enthalpy of ionization is greater than 0, and for strong acids and strong bases it is assumed to be 0. या उसको 0 बोलते हैं, it is 0 ऐसे बोलते हैं उसको. ओके, डोक्यात टाकला का पॉइंट? स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस 0 आणि याच्यासाठी ग्रेटर दॅन 0 काहीतरी व्हॅल्यू असणार असते. अतिशय सोपं, बरोबर? म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की तुम्हाला आता याच्यावरून जे शिकायचंय, याच्यावरून तुम्हाला काय शिकायचंय की एन्थाल्पी झाली समजा. आता एक्चुअली तुम्हाला कोणती एन्थाल्पी शिकायची माहितीये का? आपको सीखना है एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. कौन सा एन्थाल्पी सीखना है? एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. क्या सीखना है आप लोगों को? एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. डेल्टा H नॉट N. क्या सीखना है? एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. याच्यावर खूप क्वेश्चन्स आहेत. हो, खूप क्वेश्चन्स आहेत. पण जर तुम्हाला मी आता जो मागचा पॉइंट सांगितला ना, अतिशय इतकं मला खूप आवडतं. एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन मला खूप आवडतं यांच्यामध्ये. कसं? इतकं सोपं आहे. तुम्हाला एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन जे मी दोन गोष्टी सांगितल्या ना, स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसच्या, वीक ऍसिड वीक बेसच्या, त्या दोन गोष्टी माहित असेल आणि एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशनला कसं कॅल्क्युलेट करायचं, एक फॉर्म्युला आहे छोटासा, ते जर आलं तर तुम्ही जगातले कुठलेही प्रश्न सोडवू शकता एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन. ठीक आहे? ओके. हा, अरे माझा आज 8 ते 9 मी हे घेणार आहे, बूस्टर सिरीज घेणार आहे मी युट्यूब लाईव्ह. त्याच्यामुळे आज 8 ला प्रॅक्टिस नाही घेऊ शकत. मी त्याच्यामध्ये आयोनिक इक्विलिब्रियम घेणार आहे आज. मैं पहली बार यूट्यूब लाइव ले रहा हूँ, सो प्लीज मुझे मेरे साथ रहो. मैं बहुत डरता हूँ उसमें, है ना? आप मेरे साथ रहो. ओके. नाही, तुम्हाला फक्त एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन काय आहे ते माहित पाहिजे, बाकी काही माहित नसेल तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. नाही, क्वेश्चन्सच घेणार, क्वेश्चन्स आणि कॉन्सेप्ट, त्या कॉन्सेप्टवर क्वेश्चन घेणार आहे. ठीक आहे, भेटूयात मग. बाय बाय.